हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट ख़त्म कर लिया है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर जो भी बातें मुझे करनी थी, जितना भी हमें पढ़ना था, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक बात इंपॉर्टेंट थी जो मैं बताया था पिछली क्लास में कि अगर आपके पास जो भी क्लासिफिकेशंस थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वहाँ पर मुझे टाटोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ना था। ठीक है, आपको याद होगा। तो ये टाटोमेरिज्म वाला जो पार्ट है ना, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, मैं याद दिला रहा हूँ। तो आज जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा जिसका नाम क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो मैं आपको बताया भी था कि जो अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, छोटी मोटी बातें हैं ना, कुछ डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स होता क्या है, इतनी पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, जितना अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में आने वाला है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक, अपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना हमें यूज़ करना है अभी। ठीक है ना, जिससे कि हम लोग के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बन जाएँ। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा, हमने देखा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी तीन बातें थी। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, ठीक, आपको याद होगा। एक अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, दूसरा हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल्स। तो जो ये क्लासिफिकेशन होता है ना, ज्योमेट्रिकल वाला, ऑप्टिकल वाला या फिर कॉन्फॉर्मेशनल वाला, ये तो सिंपल होता है ना, जो कि छोटी मोटी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशंस भी है ना। इसका एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो कि हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक, तो फिलहाल मैं अभी उतना ही पढ़ा रहा हूँ जानबूझकर, जितना कि हम लोग का, जिससे कि हम लोग के 11th स्कूल एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं या फिर 12th के लिए जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहे हैं, जो कि प्योरली टारगेटेड है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वहाँ पर बातें होती हैं, किस तरीके का रास्ता होता है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। एक हल्का सा व्यू देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म से कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, चलिए ज़रा देखते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अभी तक तो पूरा नोट्स बना रखा है, क्यों, तो एक एक करके जैसा जैसा मैं लिखवाता जा रहा हूँ, आप लोग हमेशा कॉपी नोटबुक लेकर बैठे हैं ना, पेन और नोटबुक लेकर बैठे, और जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह, एक एक चीज़ बातें समझते चलेंगे अपना टाइम लेकर, और चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे वीडियो में टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे वीडियो में टाइम इंक्रीज़ होता है ना, वैसे वैसे आपको मज़ा आएगा, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना मूड ऑफ रहता है ना, आपको पता होगा। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अभी तक क्या था कि जितना भी कुछ हमने पढ़ा, आपको याद होगा कि पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आईपीएससी नेम डिफरेंट होता है ना। ये बहुत ही खास बात थी। कहीं पर भी अगर हमारे पास आइसोमेरिज्म का पेयर दिया हुआ है, तो अगर हम वहाँ पर आईपीएससी नेम ही देख लें कि क्या वो सेम है कि डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट होगा तो पक्का है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट होने वाला है। ठीक, किसी भी प्रकार का आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे देखते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है, क्यों। तो अब इसमें क्या खास बात है, मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कब होता है, ठीक, तो हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक, arises due to, है ना, डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, या फिर हम बोले डिफरेंस, है ना, डिफरेंट कर लेता हूँ मैं, ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेशियल अरेंजमेंट। क्या होता है अभी हम समझ रहे हैं एक एक करके, थोड़ा सा मुझे टाइम दें, है ना। डिफरेंस इन द स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो तब अराइज होगा जब ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए।
देखिए होता क्या है कि मुझे पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर उसका ज्योमेट्री और शेप फिक्स रहता है, ठीक। सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या शेप होगा या फिर क्या ज्योमेट्री होगी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स ना 3D में लाई कर रहे होते हैं, 3D मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम 3D में चेक करते हैं कि स्पेस का मतलब क्या है, 3D में ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या है। तो अभी फिर से देखते हैं हम, चलिए। और इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं, इन अ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक। तो अगर कोई हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स के पेयर हैं तो वहाँ पर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है इसको हम जरा देख लें। तो आप जरा देखें, इन अ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, ठीक। तो किसी भी टाइप के आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहना चाहिए, तो वो यहाँ पर लाई करेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, आयुपैक नेम इज ऑल्सो सेम, ठीक है। आयुपैक नेम शुड बी सेम। तो अब की बार ना IPSC नेम भी हम लोग का सेम होना चाहिए। पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था, IPSC नेम डिफरेंट होता है, उसी से हम पता कर लेते हैं। लेकिन अब की बार क्या है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में IPSC नेम सेम रहता है। तो अगर कभी हमारे पास दो पेयर देकर पूछे जाए कि इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, तो हम IPSC नेम देकर इतना बता सकते हैं कि वो स्टीरियो वाला होगा कि स्ट्रक्चरल वाला होगा। अगर नाम सेम आ रहा है इसका मतलब कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक। और क्या क्या बातें हैं, है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम लोग का, जैसे कि वहाँ हम देखते थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज सेम। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो डिफरेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। क्या डिफरेंट होता है सर, स्टीरियो केमिकल फार्मूला इज डिफरेंट। स्टीरियो केमिकल फार्मूला, आज फिर गर्मी ज़्यादा है ना, स्टीरियो केमिकल फार्मूला इज डिफरेंट। अब एक नया आदमी आ गया, एक नया बंदा आ गया जो अभी तक नहीं था। स्टीरियो केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, ये चीज़ स्टीरियो केमिकल फार्मूला। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है या नहीं, ये बात कैसे पता लगेगी। तो कंपाउंड में सबसे पहले हम क्या देख लेंगे कि उसका IPSC नेम सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन उसका स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है। अगर स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट है तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। कौन सा वाला होगा, GI होगा यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल वाला होगा कि कॉन्फॉर्मेशनल होगा, उस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, है ना। फिलहाल ये बात क्लियर हो गई कि अगर स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है ना तो वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ठीक। अब ये स्टीरियो केमिकल फार्मूला क्या है पहले उसको देख लें हम, ठीक। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, क्यों, स्टीरियो केमिकल फार्मूला इज दैट फार्मूला which represents orientation of groups in space, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, बताता हूँ, पहले आप देख लें, थोड़ा सा भौकाल के लिए करना है, इस
तरीके से, ये क्या लिख दिया, ये चीज़, ठीक। तो अभी अभी मैंने बोला, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स होंगे वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि उनका शेप होती है, फिक्स शेप होता है, ज्योमेट्री फिक्स होती है, ठीक है। इस बात का पता हम कैसे करते हैं, ये चीज़ चेक करके कि वहाँ पर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे sp होगा तो लीनियर होगा ना, sp2 में पता 120 डिग्री का एंगल होता है, sp3 में क्या था 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है ना। तो इस तरीके से एक बात मुझे पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो 3D में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनका शेप एंड ज्योमेट्री फिक्स रहता है। तो अगर 3D में मॉलिक्यूल है ना, तो हम बात कर सकते हैं कि जो ग्रुप्स लगे हैं, अगर ये कोई कंपाउंड है तो उसके साथ जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसका स्पेस में क्या अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट क्या है स्पेस में, ठीक। तो इस स्पेशियल अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस आता है तब वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अगर स्पेस में जो ग्रुप्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, 3D में होगा। अगर 3D में है तो हम बात कर सकते हैं कि स्पेस में कैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक। तो स्पेस में ग्रुप्स के लगे होने का जो ये अरेंजमेंट का डिफरेंस है, अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है तब वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ठीक, ऐसा। अब स्टीरियो केमिकल फार्मूला ये बताता है कि जो ग्रुप्स लगे हुए हैं स्पेस में उनका ओरिएंटेशन कैसा है। क्या बताएगा, विच रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। मतलब एक ग्रुप में, अगर स्पेस में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो क्या वो सेम साइड लगा है कि अपोजिट साइड लगा है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि ग्रुप सेम साइड लगे हैं कि अपोजिट साइड लगे हैं, तो वो ओरिएंटेशन बताता है, ठीक। तो अभी इसको भी देख रहे हैं हम लोग। तो एक बात सर क्लियर हो गई कि अगर ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, ठीक, और वो 3D में एग्जिस्ट कर रहा है ना, और वहाँ पर IPSC नेम भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन उसका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्पेस में ग्रुप्स का डिफरेंट अरेंजमेंट है, तब वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, ठीक। और ये जो अरेंजमेंट है ना, इनका ओरिएंटेशन कैसा है, किस टाइप का है, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टीरियो केमिकल फार्मूला। तो अगर स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है तब वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ठीक। इतनी बात है। एक एग्जांपल लेकर जरा हम समझ लेते हैं यहीं पर। अच्छा, अभी कौन सा हम पढ़ेंगे मैंने बात नहीं की ना, अभी ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमने इतना लिख लिया, ठीक। जरा आप एग्जांपल देखें। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा, ठीक। इसमें कोई डाउट होगा आप बताइएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल है C4H8, तो ये एल्कीन होगा CnH2n। C4H8 ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे हम क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो आपको पता है कि C4 है, यानी कि देखो आप ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, ठीक है। तो ये पसीने की वजह से ना काफ़ी पसीना है, ठीक। देखिए 1 2 3 4 C4H8 3 3 6 2 8, ठीक है ना, ऐसे। तो MF को देख के स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका भी एक अलग मेथड है जो हम पढ़ते हैं DU में, तो कभी अगर हम DU पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। तो ये होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मुझे क्या देखना है, अगर मुझे ये देखना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया या नहीं, तो ये चीज़ चेक करने के लिए ना मुझे यहाँ पर स्टीरियो केमिकल फार्मूला देखना पड़ेगा। स्टीरियो केमिकल फार्मूला यहीं पर देख लेते हैं। अगर इस कंपाउंड को मैं ऐसे बना दूँ, कैसे, पहले आप इतना नोट कर लें फिर देखते हैं क्या है, ठीक है ना, ठीक। इतना नोट हो गया। तो जैसे जैसे एग्जांपल्स मैं और कराऊंगा वैसे वैसे आपको अभी इसकी और फील आने वाली है। तो ये सब लिखने के बाद ज़रा देखिए, हाँ जी। तो इसको मैं ज़रा नहीं रफ करूँगा, ज़रा आप देखें, ठीक है ना। ये कंपाउंड लिखा हुआ था, इसका नाम क्या है, ब्यूट 2इन ना, 1 2 3 4 ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन कंपाउंड का नाम है। अब मैं इसका स्टीरियो केमिकल फार्मूला लिख देता हूँ।
स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको स्पीड धीमे लग रही होगी ना तो आप उसको फॉरवर्ड स्पीड को इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पीड धीमे है ना, ऐसे बार बार मार्कर चेंज वेंज करने में। तो देखिए ब्यूट-2-इन था ना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आप देखें डबल बॉन्ड था, क्यों डबल बॉन्ड से लगा एक CH3, दूसरा लगा H, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे। अभी एक और CH3 और ये H, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि इस डबल बॉन्ड से एक तो CH3 एक H, CH3 एक H, ठीक। तो ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि इस डबल बॉन्ड के इस वाले साइड ना, कौन से साइड, ऊपर वाले साइड आप देखिए, यहाँ पर भी CH3 है और इस वाले साइड भी, मतलब अपर साइड CH3 है। अगर दोनों साइड, दोनों ग्रुप सेम साइड है, ठीक है, दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो मैं इसे ओरिएंटेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, ओरिएंटेशन। अगर ग्रुप सेम साइड होता है तो मैं इस ओरिएंटेशन को सिस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ सर? सिस। तो अब की बार इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूट-2-इन। नॉर्मल नाम क्या था? ब्यूट-2-इन, जो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में जा रहा था। लेकिन अगर मैं इसे 3D में देखूँ तो वहाँ पर नाम क्या होता है? सिस ब्यूट-2-इन। दूसरा क्या बन सकता है? डबल बॉन्ड। अब की बार ना यहाँ H हो जाए और CH3 हो जाए, H हो जाए, CH3 हो जाए। तो इस केस में आप देखो ना, डायगोनल पे ना ग्रुप सेम है, डायगोनल्स पे ग्रुप सेम है। मतलब यहाँ पर आप देखो CH3 है और यहाँ CH3 है, डायगोनल्स पे ना ग्रुप सेम है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये देखिए इधर और इधर चीज़। तो ये एक दूसरा ओरिएंटेशन हो गया स्पेस में, तो इसे मैं बोल रहा था ओरिएंटेशन, ठीक। तो अगर डायगोनल पे ग्रुप सेम होते हैं ना तो मैं उसे बोलता हूँ ट्रांस। क्या होता है? ट्रांस। ट्रांस फैट का नाम सुना होगा आपको। तो जितने भी ऑयल होते हैं वो सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। वो ट्रांस का मतलब यही है कि एक ऐसा एल्कीन है जो ट्रांस वाला एल्कीन है, ठीक। तो इसका नाम हो गया ट्रांस ब्यूट-2-इन, ठीक। तो मैं एक बात ज़रा आपको समझाऊँ कि आप ज़रा देखें इसमें, ये जो कंपाउंड था ना, ये दो डिफरेंट ये तो अलग अलग कंपाउंड है, ठीक। मतलब कि सिस ब्यूट-2-इन एक अलग कंपाउंड है जिसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी अलग होगी, और ट्रांस ब्यूट-2-इन एक डिफरेंट कंपाउंड है इससे, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिस ब्यूट-2-इन में ही चेंज करके, मतलब इस वाले कंपाउंड से मैंने ये बना दिया, है ना, सिस ब्यूट-2-इन से मैंने ट्रांस ब्यूट-2-इन बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों एक अलग अलग कंपाउंड है। अगर स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वहाँ पर लग जाता है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो वो दोनों अलग अलग कंपाउंड होते हैं, ठीक। तो यही जो बंदा है ना, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टीरियो केमिकल फार्मूला। क्या ये बार बार लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, इसे मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या आते हैं, इसे मैं क्या बोलता हूँ सर? स्टीरियो केमिकल फार्मूला। मैं ये इस तरीके से जानबूझकर लिख रहा हूँ आपको अच्छा दिखाने के लिए। यहाँ पर कोई ग्रामर रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। बीच में कैपिटल आ गया ना इस वजह से। तो ये बन गया स्टीरियो केमिकल फार्मूला। तो अभी तक मैंने ये सीखा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होने के लिए स्पेस में 3D में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, तब वहाँ पर क्या राइज होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए IUPAC नेम सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहता है। इसका देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है ना। लेकिन क्या डिफरेंट होता है? स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है। और वो उस चीज़ का मतलब क्या है? स्पेस में ग्रुप्स का ओरिएंटेशन क्या है। अगर ग्रुप सेम साइड लगे हुए हैं तो मैं उसे सिस बोलता हूँ। अगर अपोजिट साइड लगा होता है, अपोजिट का मतलब डायगोनल्स पे अगर सेम होता है तो मैं उसे ट्रांस बोलता हूँ। तो उस तरीके से ये दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि स्टीरियो आइसोमर्स के पेयर हैं। ये क्या है सर? इसको मैं बोल सकता हूँ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर। सो इट इज़ अ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ठीक। तो मैंने बोला स्टीरियो आइसोमर, तो ये जो दो कंपाउंड है ना, ये किसी स्टीरियो आइसोमर का पेयर है। वो स्टीरियो आइसोमर कौन सा है अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुझे कौन सा स्टीरियो आइसोमर पढ़ना है। चलिए जरा देख लें। हाँ जी, इतना हो गया।
अब इतना नोट करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद हम समझ लेते हैं कि मुझे कौन सा स्टीरियो आइसोमर पढ़ना है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमर में ना एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ना, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, और मैंने देखा था कि इनेंशियो क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल्स होता है। ठीक, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने स्कूल एग्ज़ाम के लिए वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, जिस पे क्वेश्चंस अपने स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th 12th दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम ही चल रहा होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद ऑप्टिकल, फिर उसके बाद कॉन्फॉर्मेशनल्स। तो ऑप्टिकल का इतना ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना, ऑप्टिकल इतना फेमस नहीं है अपने सिलेबस के लिए, थोड़ा बहुत फेमस है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन में जाकर। ठीक है ना, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना मैं पढ़ा दिया हूँ, है ना। मतलब जिस वक्त ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उसी वक्त हेलो एल्केन्स में वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स। कॉम्पिटिशन वाले हमेशा इसी के फॉर्म में देते हैं, उनका हमेशा आंसर स्टीरियो आइसोमर से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने स्कूल एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना हमें पढ़ना है मैं उतना पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि हमारा अभी मेन टारगेट क्या है, स्कूल का जो 11th का एग्ज़ाम है या फिर जो हमारा 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम है उसको टारगेट करना, उसमें अच्छे मार्क्स है ना गेन करना, और चीज़ों को समझना है, क्योंकि आगे चल के ना बहुत ही खतरनाक हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें टफ होने लगती है। तो मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर एक एक चीज़ को स्ट्रेस देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है ना, तो चलिए सर, फालतू बातें तो बहुत करते हैं आप, थोड़ा सा कुछ पढ़ाइए। तो ज़रा हम लोग देख लें कि अब किस तरीके से क्या होने वाला है। तो हम देखें, तो मैं क्या पढ़ूँगा सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ूँगा, जैसा कि आपने बताया, और इसके लिए ना मार्कर की कैप बंद करनी थी, क्योंकि अब चलेगा ही नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं, कि कई बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना, तो कभी मैं पीछे का व्यू दिखाऊंगा, जो उधर मैं देखता रहता हूँ ना, दरअसल उधर खेत है, ये यहाँ पर ये रूम है, इसके आसपास खेत वाला इलाका है। हालांकि ये शहर में ही हो रहा है, ठीक है, किस शहर में हो रहा है आपको पता है, आसपास सब खेती इलाका है, तो मैं थोड़ा सा खेत वगैरह देख लेता हूँ। तो कभी बैकग्राउंड का चीज़ दिखाएंगे जब और चीज़ें फेमस हो जाएंगी। ठीक है ना, जिस वक्त मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ना ही अपने इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ना ही हम इतना फेमस हैं। ठीक, तो हो सकता है कि आगे चल के फेमस हो जाए। ठीक, तो ये सब डिपेंड करता है कि इस पर जनता पे, जनता कौन है, आप लोग हैं ना, तो जनता पे ये सब बातें ज़्यादा बहुत डिपेंड करता है कि वो किसी को भी भगवान बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत लोग भगवान बने हुए हैं, है ना। और यूट्यूब पर ना जब आदमी फेमस होता है तो एकदम सेलिब्रिटी बन जाता है, उसको आदमी पूजा करने लगता है कि यार आप ही तो भगवान हो हमारे लिए, और लोग तो पता नहीं क्या है। तो यूट्यूब पे पढ़ाना ना अपने आप में भी एक टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो डायरेक्ट आकर कैमरे के सामने पढ़ाने लगेगा। ठीक, क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हो, भाई कमरे में कोई नहीं है, कमरा खाली है, और उस वक्त अच्छा जब कोई ना हो ना तब पढ़ाना ज़्यादा कंसंट्रेट वाला काम होता है। अगर क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं तो उनको देखकर हम लोग बताते हैं कि यार ये है वो है, उनको टारगेट करके पढ़ाते हैं ना कि उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनको टारगेट करके पढ़ा देते हैं हम लोग, और वहाँ पर ना एनर्जी कम लॉस होती है। सर आपके पास तो एनर्जी ही नहीं है ना, कुछ लोग बोल रहे होंगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में ना पढ़ाना काफ़ी आसान है, बच्चों से इंटरेक्शन होता रहता है, बातचीत करते रहते हैं, इतना ना वहाँ पर हमें स्ट्रेसफुली कंसंट्रेट नहीं करना रहता है सामने वाले पे, तो वहाँ पर चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ाना होगा ना तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस इन द सेंस कि ऐसा रहता है कि सामने कोई है ही नहीं, तो एज्यूम करना पड़ता है, तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगती है और किसी भी टाइप का टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपसे कुछ बातें ही नहीं कर पाते हम लोग फालतू की। ठीक, ऐसे तो ऑफलाइन क्लास में फालतू की मजाक, गाने चल रहे हैं, शायरी चल रही है ना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इस फॉर्म में पढ़ाना, इस वे में पढ़ाना कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, आपको पता नहीं कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, और आपको थोड़ा बहुत फील आना कि हाँ अब थोड़ा बहुत लगा कि आप सामने ही बैठे हो, और कैमरे के सामने दुनिया बदल जाती है। कोई बहुत ही धुरंधर होगा ऑफलाइन क्लास में,
तो कैमरे के सामने नहीं बिहेव कर पाएगा। कैमरे के सामने बिहेव करने में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं ना, तब कैमरे के सामने आदमी सही से बिहेव कर पाता है ना, कैमरे को सब कुछ मान के पढ़ा पाता है जिस तरीके से वो देखता है ना। कई लोग देख ही नहीं पाते हैं कि पता नहीं किसको देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कई बार घूर के देखते हैं कैमरे को। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर धीरे धीरे चल के ना सही हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि कुल मिला जुला के आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें और चीज़ों को बढ़ाएं, ठीक। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही आदमी को सब लोग पसंद कर लेते हैं, तो अलग अलग लोग को, डिफरेंट लोग्स को अलग अलग लोग पसंद करते हैं ना, इतने सारी वैरायटी है, तो ऐसा नहीं है कोई एक ही आदमी चलेगा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ाएं चीज़ों को, ठीक। चलिए, तो इतनी देर में कैप भी बंद हो गई और मार्कर भी चलेगा आप। तो मैं ये बोल रहा था कि अपने को ना ज्योमेट्रिकल वाला जो पार्ट है, अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग जीआई बोलते हुए चलेंगे। क्या बोलते हुए? अब देखिए, ये जीआई मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे टीचरों ने जो मुझे पढ़ाया है ना, जीआई कोटा में फेमस है ये जीआई, है ना। नॉर्मल अपने स्कूल क्लासेस में जीआई नहीं बोलते हैं। जीआई का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं ज़रा हम। मतलब ये कब अराइज होगा, ठीक। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू different ठीक है, arrangement of groups, ठीक, of groups at present at restricted rotated system। क्या है बताता हूँ, restricted rotation system, ठीक, ये चीज़, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इट इज़ अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट, ठीक, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट एट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो अगर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, उस सिस्टम पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। इससे क्या मतलब है? अभी ना यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, क्या आ गया? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ये चीज़ क्या होता है सर? अब देखिए, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं ना जहाँ पर रोटेशन लॉक होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। आप बस टाइम निकाल के ना लेक्चर्स को देखते जाइए, ठीक, आपको हर बात समझ में आएगी और समय के साथ समझ में आएगी, है ना। ऐसे रैंडम बीच में से देखने पे इतना नहीं समझ में आता है कि जितना स्टार्टिंग से देखने में समझ में आएगा। तब देखिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अब देखिए, दरअसल मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, मान लीजिए अगर ये कोई एटम था, है ना, जो कि जिसका शेप कुछ इस टाइप का है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक, और इसका शेप लीनियर है, लीनियर। अगर मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होता है, लीनियर कैसा होता है, किस में होता है? sp, पढ़ा है कि नहीं? मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पर शेप लीनियर होता है। अगर शेप लीनियर है किसी कंपाउंड का ना, तो आप देखो इस एटम को, है ना, दूसरे वाले एटम के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, कहने का मतलब कि सिग्मा बॉन्ड वाले, अगर सिग्मा बॉन्ड होता है तो वहाँ पर क्या होता है? इस तरीके का 180 डिग्री का एंगल होता है। या फिर मैं क्या बोलूँ, अगर कोई ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है जहाँ पर लीनियर शेप है, उसकी शेप कैसी? लीनियर है। तो लीनियर में ना ऐसे जो एटम्स होते हैं वो 120 डिग्री के, क्या बोल रहा हूँ मैं, 180 डिग्री के एंगल पर रहता है, ठीक। तो अगर 180 डिग्री के एंगल पर है तो आप देखो इस वाले मॉलिक्यूल को मैं दूसरे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ,
है ना। तो इससे क्या होगा सर, तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर रोटेशन नहीं होगा। तो 180 डिग्री वाला अगर एंगल बनता है तो रोटेशन होता है। जैसे कि मैंने ये देखा, ये मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसको हम रोटेट कर पा रहे हैं, या फिर इसको फिक्स रख के इसको हम रोटेट कर पाते हैं, ठीक। तो ये रोटेशन सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, रोटेशन सिस्टम है, ठीक। तो अगर मेरे पास ना इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। क्यों, अगर आपको पता हो इस तरीके से, तो आपको दिख रहा है जो ये वाला पार्ट होता है। तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि अगर इस तरीके से एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाए तो यहाँ पर दिख रहा है इस पी ऑर्बिटल को दूसरे पी ऑर्बिटल के कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग रोटेट कर सकते हैं, है ना। मतलब कि यहाँ पर रोटेशन है। इस वाले पार्ट में कैसा है सर, रोटेशन है, रोटेशन अलाउ है, रोटेशन अलाउ है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं रोटेशन सिस्टम। ऐसे सिस्टम्स क्या हैं, रोटेशन सिस्टम है। तो पहले मैं बता दिया रोटेशन सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम्स को सर मैं रोटेशन सिस्टम बोलता हूँ, जहाँ पर एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हम रोटेट कर पाएँ। ऐसा कहाँ होता है, जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा होता है। ये पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल, तो दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग रोटेट कर सकते हैं, है ना। एक फंडा और भी होता है कि अगर रोटेशन मैं करूँ तो बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए। तो आप देखो इसके रिस्पेक्ट में हम रोटेट करेंगे तो कोई भी बॉन्ड टूटेगा नहीं, है ना। मुझे रोटेट करना, ऐसे तोड़ना नहीं है, ठीक। तो मॉलिक्यूल को हमको रोटेट करके देखना है। क्यों देखना है, ये देखना है कि वहाँ जीआई है कि नहीं है। तो अगर रोटेशन सिस्टम होगा तो वहाँ पर जीआई शो नहीं होगा। अगर कोई हमारे पास ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है जहाँ पर रोटेशन सिस्टम होता है, तब वो कंपाउंड्स, उन कंपाउंड का पेयर जीआई नहीं शो करता है। और रोटेशन सिस्टम कहाँ पर सर होगा, जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाए, केवल सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो, या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जहाँ पर शेप लीनियर हो, है ना, 180 डिग्री का एंगल बनता हो, तो वहाँ पर रोटेशन नहीं होता है, ठीक। रोटेशन नहीं होता है। तो ये शेप था, क्या था सर, ये शेप, इस तरीके से ऐसे, ठीक। और ये sp हाइब्रिडाइजेशन, तो लीनियर शेप होता है, 180 डिग्री का एंगल। तो अगर ये सारे कांड हो गए ना, तो वहाँ पर जीआई नहीं होगा, वहाँ पर जीआई नहीं होगा, नॉट सो जीआई, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है सर, नॉट सो जीआई। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। तो कौन से शो करेंगे, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो गया तो वाले कंपाउंड्स जीआई शो करते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पर रोटेशन लॉक हो। रोटेशन लॉक कब होगा, जब हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाए। आप देखो जरा, इस तरीके से होता है। मैं इसको अगर बनाने की कोशिश करूँ, क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखो तो इस तरीके से जो अपना पी ऑर्बिटल होता है, तो पैरेलल ओवरलैपिंग से ना, हम ये पढ़ चुके हैं कि पढ़ेंगे बाद में अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो, पैरेलल ओवरलैपिंग से ना पाई बॉन्ड बनता है। ये क्या है सर, ये अपना पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को मैं ये बोलता हूँ पाई बॉन्ड। ये क्या था, ये सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा पढ़ चुके हैं हम इससे पहले, ये चीज़ पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड होगा ना, तो आप देखो रोटेशन लॉक है। रोटेशन कैसे लॉक है, अगर आप इस तरीके से इसको पकड़ के रोटेट करना चाहोगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दिख रहा है। अगर आप इस तरीके से ना इसको ऐसे रोटेट करना चाहो, रोटेट करोगे ना, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। ब्रेक्स पाई बॉन्ड, ब्रेक्स पाई बॉन्ड, ठीक। इट मीन्स हियर रोटेशन इज लॉक्ड। यहाँ पर ना रोटेशन क्या है सर, रोटेशन लॉक है, रोटेशन लॉक, ठीक। तो ऐसे सिस्टम्स जहाँ पर रोटेशन लॉक हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और ऐसे सिस्टम्स कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर जिस ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में पाई बॉन्ड बन जाए, क्योंकि पाई बॉन्ड ना ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। अब आप खुद ही समझ लो, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ उस पर, है ना। इस तरीके से पैरेलल ओवरलैपिंग है, दिख रहा है पाई बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ पे, क्यों इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं।
इधर और इधर इनके बीच में बॉन्ड बनाए, यहाँ और यहाँ बॉन्ड बनाए ऐसे, ठीक। तो मॉलिक्यूल ऐसे था, और इसको हम अगर किसी भी एक के रिस्पेक्ट में रोटेट करना चाहें, ऐसे रोटेट करेंगे तो चटाक से, है ना, कड़ाक से, ये जो पाई बॉन्ड था ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो मुझे पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, ठीक। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, रोटेशन लॉक है। तो इस टाइप के सिस्टम्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है जहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, ठीक। इसका मतलब कि ऐसे वाले कंपाउंड्स जीआई शो करेंगे, ये वाले कंपाउंड सर जीआई शो करते हैं। इस टाइप के कौन कौन से कंपाउंड होंगे, तो आप देखो ज़रा, एल्कीन, जो अपना एल्कीन होता है ना, एल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब सर ये हुआ कि जो एल्कीन्स वाले कंपाउंड होते हैं ना, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि एल्कीन में एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है और वहाँ पर रोटेशन लॉक है। रोटेशन लॉक क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है, और पाई बॉन्ड के कोरिस्पॉन्डिंग जो एटम्स हैं उन्हें हम रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो रोटेट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो ये पहचानने का तरीका है। तो फाइनली मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि क्या सिंगल बॉन्ड वाले शो करेंगे, क्या जीआई नहीं शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन होता है। पाई बॉन्ड में जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे कि एल्कीन, तो एल्कीन में जीआई होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और एल्कीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में ना, एल्कीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जीआई शो कर रहे होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि और एक और मैं बना देता हूँ, एक कार्बन के साथ ना एन लगा दो, ध्यान रखना ये ऑक्साइम है, ऑक्साइम, जो कि हम लोग 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे, ठीक। CN नहीं लिखा है, साइनाइड नहीं, ऑक्साइम है ना। अब इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो ऐसे दिखा दो आप, मतलब ये एल्कीन में ना, एल्कीन में जीआई शो होता है, ऑक्साइम में भी होता है। और इस तरीके का एक कंपाउंड होता है एजो एल्केन। क्या होता है सर, एजो एल्केन, एजो एल्केन। अभी पता नहीं बोर्ड में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है कि नहीं, मैं उसको चेक कर लेता हूँ अभी, ठीक। एजो एल्केन, ठीक। एक कंपाउंड और है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसा हो, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन्स, ये साइक्लोप्रोपेन लिखा है, मैं क्लास लिख रहा हूँ, है ना, साइक्लो एल्केन। तो आप देखो, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूँ कि ठीक है ना, दिख रहा है ये। तो आप जरा देखो, इसका मतलब है कि जो एल्कीन्स होते हैं ना, एल्कीन्स जीआई शो करते हैं, ठीक। रोटेशन लॉक है। ऑक्साइम भी जीआई शो करते हैं, ठीक। एजो एल्केन, एजो लिखा है, एजो एल्केन्स भी जीआई शो करते हैं। ये एजो वाले कंपाउंड जाएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि 12th क्लास में ऐसे, या फिर कुछ ऐसे साइक्लो एल्केन्स हो जाएं, साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन में भी देखो आप, ऐसे रिंग है ना, इसको आप मोड़ोगे तो रिंग टूट जाएगी, है ना। यहाँ पर sp2 है, 120 डिग्री का एंगल है, तो ऐसे मोड़ोगे तो रिंग टूट जाएगी, ठीक। तो ये इन सारे कंपाउंड्स की वजह से जीआई होता है। जीआई ड्यू टू रिंग भी होता है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है उससे भी होता है। तो डिफरेंट कंपाउंड की वजह से जीआई शो होता है। लेकिन अपने एग्जाम्पल के लिए ना, अपने एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जीआई ड्यू टू एल्कीन, जीआई ड्यू टू एल्कीन। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से जो जीआई शो होगा वो अपने एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक। तो ये हो गया। तो हमें जो पढ़ना है, हमें कौन सा पढ़ना है, एल्कीन की वजह से जीआई कैसे शो हो रहा है। तो हम लोग इसको, है ना, रफ करके स्टार्ट करते हैं, जीआई ड्यू टू एल्कीन, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग समझ लें, कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करें, ठीक है। तो फिर इतना लिखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या है और कहाँ पर रोटेशन लॉक है, कहाँ रोटेशन होता है, ठीक। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए क्या होना चाहिए, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक एटम को दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में रोटेट कराएं तो रोटेशन ना हो, है ना, बॉन्ड ब्रेक्स हो जाएं। ऐसा कब कब होता है, जब एल्कीन हो, ठीक है, ऑक्साइम हो, ठीक, या फिर एजो एल्केन्स हो, या फिर साइक्लो एल्केन्स हो, है ना, या फिर जो भी हमारे पास साइक्लिक वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी वजह से होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने में क्या है कि एल्कीन की वजह से अगर जीआई हो जाए तो, ठीक। तो हम लोग उसी की बात कर लेते हैं, जीआई
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू एल्कीन, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या है? एल्कीन का मतलब ना ऐसा वाला सिस्टम जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ऐसा सिस्टम जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो आप ज़रा समझे, ज़रा समझेंगे हम लोग ध्यान से, ठीक। आप देखें ज़रा, इसका मतलब कि जब अभी हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो समझा था, वहाँ पर मैंने एक एल्कीन का एग्जांपल लेके समझा था, ठीक। तो मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम पे जीआई वाला एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया था, क्यों? इससे पहले यही तो था। तो देखिए, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन की वजह से अगर जीआई शो करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन है ना, जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे एल्कीन की वजह से जीआई शो करना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा डबल बॉन्ड के इन दोनों कार्बन से, है ना, दोनों कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक। दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ए है, इधर बी है, तो इधर ए इधर बी, ऐसा हो सकता है। तो ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। तो इसको हम ना इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देखिए CAB, ऐसे लिख देता हूँ, ABC डबल बॉन्ड CAB, ठीक है ना। तो जीआई शो करने के लिए मेरे पास इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप्स यानी कि दो डिफरेंट एटम लगे होने चाहिए, है ना। इनका रिपीटेशन अलाउ है। आप देखिए, इधर ए है इधर बी है, तो इस साइड पे ए एंड बी हो सकता है, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि अगर ए और ए ये दोनों ना सेम साइड हो गए तो ये सिस वाला कंडीशन होता है, ये सिस वाली कंडीशन है, क्यों? ऐसे। दूसरा कंडीशन क्या था इसमें जो अभी हमने पढ़ा, अगर इसी डबल बॉन्ड पे ना मैं अगर डायगोनल पे ना इन ग्रुप्स को डायगोनल पे सेम दिखा दूँ, तब ये कंडीशन किसकी हो जाती है? ट्रांस की हो जाती है। तो आप देखो, यहाँ पर बेबी और इधर बेबी, इधर डायगोनल आप चेक कर सकते हो, या फिर डायगोनल हम इस ए के कोरस्पॉन्डिंग भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए के कोरस्पॉन्डिंग भी ना हमारे पास दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये ट्रांस वाली कंडीशन हो गई, ट्रांस, क्यों? इस तरीके से। तो एल्कीन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। यही दो डिफरेंट ग्रुप ना इस दूसरे कार्बन पर रिपीट हो सकते हैं। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये डिफरेंट वाले दूसरे वाले कार्बन पर रिपीट हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप लगा होना चाहिए, तभी जीआई शो करेगा। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आप भूलोगे बहुत ज़्यादा। इसका मतलब कि इस टाइप का जो सिस्टम होता है ना, ये टाइप बोल देते हैं, मतलब कि इस टाइप वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो जीआई शो करेंगे, मतलब इस टाइप वाले कंपाउंड जीआई शो करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ऐसा, ठीक, समझ गया। दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। और क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ये और ये डिफरेंट हो। देखो ज़रा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। अगर मैं इसे बी बोलता हूँ, सी नहीं, मैं डी बोल देता हूँ उसको, डी, सी तो कार्बन है ना, ऐसा। या फिर कुछ ऐसा केस हो सकता है कि ए और डी हो, इधर ए डी दो डिफरेंट हो, यहाँ भी दो डिफरेंट हो, ठीक है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर जो दो डिफरेंट थे ना वही सेम इधर रिपीट हो सकते हैं, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, लेकिन उनमें से कोई एक सेम होना चाहिए, समझे, कोई एक ग्रुप सेम होना चाहिए, तब वहाँ पर जीआई शो हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये सिस मैनर वाला हो गया। किस मैनर में हो गया ये सिस वाला हो गया, ठीक है ना। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ वैसे। इसका मतलब सर ये मैं समझा ना कि एक टाइप 2 भी हो सकता है कि अगर ABC डबल बॉन्ड CAD इस टाइप का अगर कंपाउंड भी हुआ, अगर इस टाइप का कंपाउंड भी हुआ, तब वहाँ पर जीआई शो होगा, ठीक है, जीआई शो होगा। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ ना कि इन दोनों ईच कार्बन्स पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, लेकिन उन डिफरेंट में ना कोई एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, तभी वहाँ पर जीआई शो होगा, ठीक।
अब देखिए अगर मैं चाहूँ ट्रांस का बनाना तो ट्रांस के लिए हम इसको एक चेंज कर सकते हैं। तो आप देखो जरा यहाँ पे ट्रांस वाला डबल बॉन्ड ये हो गया, इधर ए कर लिया, ठीक। इधर का आप चेंज कर दें, डी इधर, तो सिंगल बॉन्ड से ये डी हो गया, इधर ए हो गया, यहाँ पर तो बी वैसा ही था, ठीक है ना। तो अभी आपको दिख रहा है कि डायगोनल पर कोई एक ग्रुप सेम होने की वजह से ए वाला जो है ना ये मैच कर रहा है ऐसे। ये बी और डी है, ये डिफरेंट हो सकता है, कोई एक ग्रुप जो है ना वो सेम होना चाहिए ईच कार्बन पर। तो ये अपना हो गया ट्रांस वाली कंडीशन। कौन सी हो गई? ट्रांस वाली। तो सर ये हो गया ट्रांस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप वाले कंपाउंड जीआई शो करेंगे और इस टाइप वाले कंपाउंड भी जीआई शो करेंगे, ठीक। अच्छा अब क्या करता हूँ, सब डिफरेंट कर देता हूँ। ज़रा आप देखो, अभी समझा रहे हैं ऐसे ABCD लिख करना, इसके बाद हम एक्चुअल कंपाउंड लिख लेंगे। अगर आप देखो कभी ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड था, यहाँ पर A, इधर B, C नहीं D एंड इधर E, ऐसा कर लेते हैं कि चारों ग्रुप डिफरेंट हो गया। चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। अगर चारों ही ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं ना, तब भी वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखिए यहाँ पर चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है ना। 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। किस चीज़ के लिए मैं उसको समझा दूँ ज़रा, ठीक है ना। 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, यहाँ पर ना चारों ही ग्रुप डिफरेंट है। अगर 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट हो गया तब भी जीआई शो करेगा। क्या जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो इट कैन शो जीआई, तो जीआई शो करता है, ठीक। लेकिन इसके जीआई शो करने के लिए यहाँ पर एक ईजेड नोमेनक्लेचर चलता है, ईजेड नोमेनक्लेचर, CLATURE। तो सर अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर ईजेड नोमेनक्लेचर के थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो अगर कभी हम फ्यूचर में आप लोग की दुआ रही और इतने फेमस हो गए कि कॉम्पिटिटिव तक पढ़ाने लगे तो हम ये सब चीज़ें भी पढ़ लेंगे, है ना, अपने स्टाइल में। हालांकि चीज़ें तो सब अवेलेबल ही हैं, ऐसा तो नहीं यूट्यूब पे कुछ है नहीं, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई। तो मैं एक बहुत ही गरीब से गरीब बच्चे को ध्यान में रखते हुए समझा रहा हूँ फिर से कि अगर आप देखो, अगर कोई एक ऐसा एल्कीन हो जहाँ पर ना किसी एक कार्बन से, देखो जीआई शो करने के लिए किसी एक कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, 2 डिफरेंट ग्रुप। इन डिफरेंट ग्रुप का दूसरे वाले कार्बन पर रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिस और ट्रांस बनेंगे। या फिर एक ऐसी कंडीशन, ईच कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, लेकिन उनमें से कोई एक कॉमन हो, एक कॉमन मैंने रख लिया, तभी सिस और ट्रांस शो होगा, ठीक। अगर मैं चारों ही ग्रुप अलग अलग कर देता हूँ, तब क्या होगा? तब वहाँ पर जीआई शो होगा, लेकिन ईजेड नोमेनक्लेचर के थ्रू होगा, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक। ये चीज़ एक कंडीशन और बन सकती है सर। क्या बन सकती है सर जी, जरा वो भी बता दें, है ना। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ, आप देखो डबल बॉन्ड, इधर ए, इधर भी ए, इधर बी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं जो अपना स्टाइल चल रहा था, स्टाइल को अपन लोग बरकरार रखते हुए अगर ऐसा हो जाए AEC डबल बॉन्ड CBD, मतलब इस टाइप वाले कंपाउंड्स, ये एक अलग टाइप हो गया, इस टाइप के कंपाउंड भी जीआई शो करते हैं, लेकिन ये कंडीशन है, ठीक। अब ईजेड नोमेनक्लेचर क्या होता है इसको कभी बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ये चीज़ अगर कुछ ऐसा दिख जाए, ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए सभी सेम लगे हों, सब एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हैं, है ना। या फिर इधर 2 डिफरेंट भी हो जाए, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा हो, इधर तो सेम था, है ना, यहाँ पर क्या हो जाए DE, कुछ ऐसा भी हो जाए, ठीक। तो ये सारे कंपाउंड जीआई नहीं शो करते हैं। किसी भी एक कार्बन पर ना 2 सेम ग्रुप लग गया तो जीआई नहीं शो करेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 सेम लग गया, या फिर सभी सेम हो, ठीक।
तो इस टाइप के कंपाउंड्स जीआई नहीं शो करते हैं। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, सी, डबल बॉन्ड सी, इधर भी बी, इधर भी बी, ठीक। तो कभी ऐसी कंडीशन हमें दिखे तो हम बोलेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ना सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। या तो सारे सेम ग्रुप हो सकते हैं या फिर किसी एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हो सकता है। अगर ऐसा भी कंडीशन बन जाए तब भी वहाँ पर जीआई नहीं शो होगा। क्यों? तो ये कैसा लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर ए सी, डबल बॉन्ड सी, डी, ई। तो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स देख लिए। इन टाइप्स पर ना जीआई कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ठीक। तो सर कहाँ पर जीआई शो होगा, मैं एक बार फिर से बता दूँ। ये वाले कंपाउंड जीआई शो करेंगे, ये वाला शो करेगा, है ना, ये सब शो करेंगे, ये शो करेगा, ये भी शो करेगा। ये वाला कंपाउंड जीआई नहीं शो करेगा, ये जीआई नहीं शो करेगा, क्योंकि मैं इसका वो जो स्टीरियोकेमिकल फार्मूला है वो मैं डिफरेंट नहीं बता पाऊँगा इस वजह से, है ना। ये कंपाउंड जीआई नहीं शो करेगा, समझ गए। तो इतनी बात मैंने केवल समझाने के लिए की है। अब देखते हैं एक्चुअल क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या एक्चुअल एग्जांपल्स हैं। तो अपनी जो वीडियो होती है ना काफ़ी लंबी होती है, इस वीडियो में ना कई सारे मैं पार्ट काट के अलग अलग कर सकता हूँ। तो पहले आप इतना समझ लें, लिख लें, और फिर हम बढ़ते हैं आगे एक्चुअल एग्जांपल्स की तरफ।